अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस व्लॉग में 3-4 खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो जज दिलावर साहब की जो स्टोरी थी उसमें कुछ अपडेट है वो आपको बताएंगे। फिर जो बिजली के बिलों ने आग लगा दी है मुल्क में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मामला, इसलिए कि ये सिर्फ ये नहीं है कि बिजली के बिल ज्यादा आ गए और लोग एहतजाज के लिए निकल आए हैं, बल्कि ये बेसिकली उस गम गुस्से का इजहार है जो कि इस वक्त अवाम के अंदर मौजूद है। ये वो लावा है जो बिल्कुल पका हुआ है और बाहर उबलने को तैयार है। और ये अगर बात आगे बढ़ी तो मामला कहाँ तक जाएगा, इस पर बात करना बड़ा जरूरी है। इसी वजह से आज वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने एक खास मीटिंग भी बुला ली है कि किस तरह से बिजली के बिलों के मामले को हैंडल करना है। तो इसके ऊपर आपके साथ तफसीली बात करेंगे और फिर कुछ बात करेंगे अहम वीडियोस की जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं। इनके ऊपर बात करना भी बड़ा जरूरी है। तो आप जी कनेक्टेड रहें आज भी हमारे साथ, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो कल मैंने स्टोरी की थी हुमायूं दिलावर साहब के हवाले से, तो उस वक्त तक जो उनका लेटर था वो सामने नहीं आया था। लेकिन आपने देखा होगा कि वीलॉग में मैंने पहले ही ये बात कह दी थी कि इसमें कोई भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाया गया, ना उनकी कोई तनज़्ज़ुली हुई है, बल्कि उनको सिर्फ ओएसडी बनाने का मकसद ही ये है कि शायद उनको नवाजा तो जा सकता है लेकिन उनके साथ कोई ज्यादती नहीं की जाएगी। तो ये एक वो मेरा पर्सपेक्टिव था जो कि इस उनका जो लेटर था जो उन्होंने खुद लिखा हुआ था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, उसके सामने आने से पहले मैंने रिकॉर्डिंग की थी। और उसके बाद फिर वही बात हुई कि जब वो लेटर सामने आया तो उससे सारी बात खुल गई कि बेसिकली तो देखा जाए तो उनकी तरक्की हुई है। और उन्होंने खुद ये लेटर लिखा और कहा कि जनाब मुझे तो खतरा है पीटीआई के वोटर सपोर्टर से, क्योंकि इन्होंने लंदन में भी मेरा पीछा किया, वहां पर मुझे हरासा किया और मेरा घेराव किया। तो मैं यहाँ पर अपने आप को वापस मुल्क में आकर बिल्कुल सेफ महसूस नहीं कर रहा। ना सिर्फ मैं महसूस नहीं कर रहा बल्कि मेरी फैमिली भी सेफ नहीं है, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, हम लोग बहुत दबाव का शिकार हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर मैं अपनी अदालत में जाकर बैठूंगा तो मेरे लिए और भी मुश्किलात का सामना होगा। तो लिहाजा मेरी जो जगह है वो आप चेंज कर दें काम की। और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि वैसे तो किसी भी फैसले पर फैसला लेते हुए खासतौर पर अगर वो पीटीआई को कहीं रिलीफ उससे मिल रहा हो तो आप देखते हैं कि हमेशा ही वो कितना डिले करते हैं मामले को, कितनी उसमें से मीन मेफ निकालते हैं। लेकिन इधर जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उन्होंने लेटर लिखा और फौरी उनकी अपील मंजूर कर ली गई और फौरन ही उनको सेशन कोर्ट के जज से हटाकर बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात कर दिया गया। तो ये जो उनको एक स्पेशल वहां पर ड्यूटी पे असाइन कर दिया गया है, तो ये आपको बुनियादी तौर पर चीज बता रही है कि किस तरीके से यानी वैसे तो जाहिर है जज की अपॉइंटमेंट वगैरह का एक पूरा प्रोसीजर है, वो तो नहीं है ये मामला कि कोई उस तरह से प्रोसीजर के थ्रू अपॉइंटमेंट हुई है, लेकिन उनको वहां पर अपने आप समझ लें कि अपनी पनाह में ले लिया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये एक तरह से तो उनकी तरक्की हो गई है। और यहाँ पर जो लोग ये सोच रहे थे कि जी पता नहीं उनको कोई पनिश कर दिया गया, तो मैंने पहले ही कहा था कि ये सिर्फ खाम ख्याली हो सकती है, क्योंकि अदले फारूकी आप सिर्फ किताबों में हिस्ट्री में पढ़ते थे कि जनाबे खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो अदल था वो न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि गैर मुस्लिमों को भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है कि उनके जो अदल की मिसालें कायम थी। तो यहाँ पर आमिर फारूक साहब के नाम के साथ फारूक लगा हुआ है, लेकिन अदल तो ऐसा लगता है कि कहीं से छू के भी नहीं गुजर रहा है और बहुत मायूस कर रहे हैं वो और उनके फैसले। और उसमें आप ये देखिए कि ना सिर्फ ये कि बहुत मुतासिब फैसले लगते हैं बल्कि उसके साथ साथ वो बहुत कमजोर, कानूनी तौर पर बड़े कमजोर फैसले हैं। एक तो होता है ना कि चले मुतासिब तो लग रहा हो लेकिन कम से कम कानूनी तौर पर एक स्ट्रांग फैसला हो, उसके पीछे कोई मंतिक हो, कोई दलील हो, कोई कानूनी वजूहात हो, लेकिन ऐसा हमें दिखाई नहीं देता है। बड़े तजादात होते हैं उनके फैसले में, तो बहुत ज्यादा यहाँ पर मायूसी होती है आमिर फारूक साहब की अदालत से। और ये मायूसी सिर्फ जो हम जैसे लोग हैं जो इतना शायद कानून के तालिब इल्म भी नहीं है उनको नहीं होती सिर्फ, बल्कि बड़े बड़े चोटी के वकला को भी होती है। लतीफ कोसा साहब ने जो उनके बारे में कहा है आप खुद देख लें, वीडियो जो उनकी बहुत वायरल भी हुई है कि वो कितने ज्यादा उनसे मायूस हैं कि उनसे एक छोटे से मामले पर जिस पे पहली ही समात में उन्हें फैसला कर देना चाहिए था उसको उन्होंने लिंगर ऑन किया है। और अभी भी उन्होंने ये पीर को कहा है कि जनाब अगर पीर वाले दिन भी जो अमजद परवेज साहब है उनकी तबीयत ठीक ना हुई तो फिर पहले से ही दूसरे वकील का बंदोबस्त करके रखे। मतलब ये नहीं कहा कि अगर वो नहीं पहुंचे तो मैं फिर फैसला सुना दूंगा,
बल्कि उल्टा ये कह रहे हैं कि जी आप उनको जैसे एक नई राह दिखा रहे हैं कि अब आप वकील तब्दील करने के हवाले से एक और इसको लिंगर ऑन कर सकते हैं मामले को। तो ये वेरी अनफॉर्चुनेट है और कम से कम उन्हें अपने नाम की ही लाज रख लेनी चाहिए मेरा ख्याल है, लेकिन फिलहाल तो पता नहीं वो कौन सी लाज निभा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि हुमायूं दिलावर साहब का जो मामला है उसके ऊपर जो मेरी राय है वो खबर आने से पहले ही दुरुस्त साबित हुई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी, बात करते हैं उस तूफान की जो इस वक्त अवाम के अंदर उठा हुआ है, और ये तूफान है बिजली के बिलों का तूफान। बिजली के जो बिल इस वक्त आए हैं, और ये सब पहले ही से प्रिडिक्ट कर रहे थे कि इस दफा जो बिल आएंगे तो अवाम की चीखें निकल जाएंगी, और वही हुआ। आप देख सकते हैं कि एक दिहाड़ीदार आदमी है वो परेशान है, और अगर कोई तनख्वाहदार मुलाजिम है वो परेशान है, अगर कोई कारोबारी आदमी है तो वो भी परेशान है, और हर कोई दूसरे के साथ बैठ कर निजी महफिल में गपशप में ये बात कर रहा है कि जनाब क्या करें, कहाँ से बिजली का बिल अदा करें। ये तो मैं मुतवसत तबके की बात कर रही हूँ, जो बेचारा गरीब तबका है वो तो बिल्कुल ही हाथ खड़े कर चुका है, और वो बिल्कुल रो रहा है बेचारा कि वो तो बिल्कुल उसकी पहुंच से ही दूर है कि वो बिजली का बिल अदा करे। थोड़े थोड़े यूनिट्स इस्तेमाल हुए हैं, और इसके बावजूद भी इतना बड़ा बड़ा बिल, हजारों की तादाद में बिल आया हुआ है, और ये चीज ने लोगों को बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया है। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में लोड शेडिंग बहुत ज्यादा थी, और फिर लोड शेडिंग के ऊपर जो एहतजाज फैले तो वो इस कदर तूल अर्ज में फैले मुल्क के कि अच्छे खासे नाको चने चबवा दिए गए, और सबको पता था कि अब दोबारा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं आएगी, क्योंकि 12-12, 16-16 घंटे की जो लोड शेडिंग लोगों ने बर्दाश्त की, तो उसके बाद सिर्फ बददुआएं दी जा सकती हैं, वोट नहीं दिए जा सकते। और अब यही सूरत हाल इस हुकूमत के साथ जो भी करके गई है हुकूमत, उनके साथ भी होने वाली है। उसकी भी वजह यही है कि जिस तरीके की इस वक्त बिजली के बिलों की कीमत है, उसके बाद कोई इनको बददुआएं नहीं दे सकता है, वोट नहीं दे सकता, और इस बात का अच्छी तरह इदराक है। इसी वजह से मियाँ साहब जो है वो वहां पर अगर बैठे हुए हैं ना, बड़े मियाँ साहब, और आने के लिए तैयार नहीं है, तो उसकी वजह ये है क्योंकि उन्हें पता है कि इन हालात में जो हमने मुल्क के साथ कर दिया है, जो हमने अवाम का खून निचोड़ा है, उसके बाद हम वापस आएंगे तो कोई फूलों के हार नहीं पहनाएगा हमें, उसके बाद हमें अंडे टमाटर ही पड़ेंगे, और इस्तकबाल के लिए यहाँ पे 4 लोग भी नहीं आ सकेंगे। तो यही वजह है कि उनको फिलहाल वहीं पे रुकने का मशवरा दिया जा रहा है कि अभी आप वहीं ठहर जाएं, वो ज्यादा बेहतर है, इसी में इज्जत है, क्योंकि घर आए तो फिर काफी इज्जत अफजाई हो जाएगी। अब लोग जो तूलो अर्ज में फैले हैं, मैं आपने खुद भी ऑब्जर्व किया है, जो टीवी में भी वीडियोस आ रही हैं, जो सोशल मीडिया पर भी आ रही हैं, लोग बहुत गमो गुस्से में हैं। और ये याद रखिए कि ये एक लीडर लेस क्राउड है। लीडर लेस क्राउड जब होता है तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपने तौर पर बाहर निकले, अपने गुस्से की वजह से बाहर निकले, वो किसी के कहने पर बाहर नहीं आए, और अगर जो किसी के कहने पे नहीं आता वो किसी के कहने पर फिर जाता भी नहीं है। देखिए ना, अगर कोई लीडर लीड कर रहा हो क्राउड को, तो वो उसको समझा बुझा के बाहर भी भेज देता है कि भी हमने पुरअमन एहतजाज कर लिया, आप घर को चलें। लेकिन यहाँ सूरत हाल वो नहीं है, यहाँ कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं होगा इन एहतजाजों में कि जिनकी बात लोग सुन लें और मानकर घरों को चले जाएं। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि मारपीट के वाकयात, जलाओ घेराव के वाकयात, और अब लोगों ने बिल जला दिए। अब इसका असर क्या होगा? क्या वो सिर्फ गमो गुस्सा है जो निकाल देंगे और रियासत को कोई फर्क नहीं पड़ा? देखिए, बिल जलाए हैं लोग, अगर बिजली के बिल अदा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि लोग रियासत के साथ मजीद ताउन नहीं कर रहे, लोग रियासत को टैक्स देने के लिए तैयार नहीं हैं, लोग सिविल नाफरमानी की तहरीक चला रहे हैं। एक तरह से ये उसका आगाज दिखाई देता है। यानी जब आप अपने बिल्स अदा नहीं कर रहे बेसिकली, तो आप एक तरह से अदम एतमाद कर देते हैं रियासती इदारों के ऊपर। अगर आप पुलिस पर अदम एतमाद कर देते हैं, अगर आप बिजली के बिल अदा नहीं कर रहे हैं, अगर आप इंसाफ और कानून से बालातर होकर अदालतों को देखते हैं फैसला करते हुए, तो फिर आप उनके ऊपर अदम एतमाद कर देते हैं। अगर आपके पॉलिटिशियंस आपके साथ झूठ बोल रहे हैं, आप उनके ऊपर अदम एतमाद कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रियासत का और अवाम का जो आपस में रिश्ता था वो कमजोर पड़ चुका है, वो टूट रहा है। और यही वजह है कि लोग फिर उस पर अदम एतमाद करते हैं, तो उसका पूरा इजहार करते हैं। सिविल नाफरमानी उसी का ही एक इजहार है। ये तहरीक कोई अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन इसको अगर आप देखें तो ये जो रेवेन्यू आना था बिलों का, जिससे फिर आगे अमूर मुमलिकत चलते हैं, पूरा मुल्की खजाना भरता है और फिर अदायगियां भी होती हैं, तो अगर वो रेवेन्यू ही नहीं आएगा, बिजली के बिलों से वो पैसा ही नहीं आएगा जो इकट्ठा होना था, तो फिर ये जो पूरा ढांचा है ये कैसे पूरा होगा? कहाँ से हुकूमत जो है वो इसकी जो कमी है वो पूरा करेगी? आपने अदायगियां करनी है, आपने अमूर मुमलिकत चलाने हैं, आपने तनख्वाहें देनी है, आपने बाहर के जो कर्जे हैं वो उनकी पेमेंट्स करनी होती है, तो ये सब कैसे मुमकिन होगा? अवाम के पास ये एक बहुत बड़ा हथियार भी है और ये पूरी खतरनाक सूरत हाल भी है। ये कोई उकसाने वाली बात नहीं कि हम ये कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि इन द एंड अवाम के पास फिर यही एक हथियार रह जाता है कि जब वो
किसी तरह अपने गमो गुस्से का इजहार नहीं कर सकते, किसी तरह उनकी सुनी नहीं जा रही, तो फिर वो उनके पास क्या रह जाता है सिवाय एहतजाज करने के, गमो गुस्से का इजहार करने के। ये बहुत बड़ा हथियार है। वो लोग अगर बिल अदा नहीं कर रहे हैं, अगर लोग रियासत के साथ चलने को तैयार नहीं है, अगर लोग स्ट्राइक्स कर दें, कारोबार बंद कर दें और बिजली के बिल अदा ना करें, पहिया जाम हड़ताल हो जाए, मुल्क तो आपका मफलूज हो गया, तो फिर क्या आप कैसे मुल्क चलाएंगे, किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। ये एक वो रास्ता है जो आखिरी रास्ता होता है अवाम का, और वो उस तरफ अगर चल पड़े तो फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। और ये उसी सूरत में होता है कि जब वो बिल्कुल मायूस हो जाए। इमरान खान बेसिकली क्या कर रहा था, इमरान खान तो बीच में बल्कि एक दीवार बना हुआ था, यानी अवाम का जो गम गुस्सा था वो उनको एक तरह से एक डाइवर्जन दे देते थे इमरान खान, क्योंकि वो उन्हें होप दिला देते थे कि जनाब हम इस चीज से निकल आएंगे, इलेक्शन हो जाएंगे, आप अपने उसका इजहार करें, वो ठीक हो जाएगा, आगे की तरफ हम बेहतर रास्ते की तरफ जाएंगे। लेकिन जब आपने उसको बंद कर दिया, वो जल्द से जुलूस खत्म हो गए, वो लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन उस तरह से निकल जाती थी और जो एक उम्मीद नजर आना शुरू हो जाती थी, वो आपने उम्मीद बंद कर दी लोगों की। तो फिर उसके बाद यही अब होना है, और एक तरफ आपने उम्मीद बंद कर दी और ऊपर से आपने यानी एक तरह इसको मैं यूं मिसाल से समझा दूं कि आपने देगची के नीचे आंच भी ज्यादा कर दी है और ऊपर से ढक्कन भी मजबूती से बंद कर दिया कि निकल ना पाए, तो वो जो अंदर लावा पक रहा है वो कहीं तो फटेगा ना। फिर यही हाल इस वक्त अवाम का हुआ है। जब बीच में वो बफर इमरान खान था तो वो काफी लोगों के जज्बात संभाल लेता था, अब वो है नहीं बीच में बफर, आपने उसको डिस्कनेक्ट करा दिया, अवाम से दूर बिठा दिया। तो अब क्या हो रहा है, अब आपको खुद अवाम का गमो गुस्सा बराह रास्त भुगतना पड़ेगा। इस बात को किसी ने कैलकुलेट ही नहीं किया कि अब आपका जो ये मौजूदा सियासी क़यादत है ये तो अवाम के साथ पहले ही डिस्कनेक्ट है। अवाम तो इसके ऊपर ना एतबार करते हैं, ना इसको वोट देने के लिए तैयार हैं, ना ही वो इसके साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं, क्योंकि वो तो ये समझते हैं कि ये तो एक रेंट है, हुकूमत है, जो बाहर से आते हैं आके हुकूमत करते हैं फिर चले जाते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, इनका हमारे साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो बीच में जो कोई एक बंदा था जिसके अवाम के साथ कोई जिसने अपना ताल्लुक बनाने की कोशिश की हुई थी, झूठ सच में नहीं बात करी है, मैं सिर्फ आपको एक फिलोसॉफिकल तरीके से, मैकेनिकल तरीके से समझा रही हूँ। तो वो आपने बंदा साइड पे कर दिया, तो अब आप और रियासत और अवाम अब आमने सामने है, बराह रास्त है। तो अब जो अवाम का गम और गुस्सा है वो बराह रास्त ही हैंडल करना पड़ेगा। अब निगरान वजीर आजम साहब की भी इसीलिए कांपें टांगना शुरू हो गई हैं और उन्होंने एक इजलास बुला लिया है कि जनाब तमाम जो बिजली की तकसीम कार कंपनीज हैं और जो कीमतें तय करने वाली कंपनियां हैं उन सबको उन्होंने कहा है कि जी आप आए, आके एक ब्रीफिंग दें और उसके ऊपर देखते हैं कि अवाम को मुमकिन रिलीफ जो है वो दिया जा सके। लेकिन ये सिर्फ लॉलीपॉप्स ही हो सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त ये मुआहदा हुआ था IMF का, जो उसके साथ शराइत तय हुई थी, उसके बाद तो ये मुमकिन नहीं है कि उससे डिविएट करे किसी भी तरह हुकूमत। और निगरान हुकूमत के पास तो वैसे भी इसके पीछे वो जो अखलाकी जुर्रत कोई हो सकती थी कि मैंडेट मिला होता है, अवामी एक ताकत होती है जिसके तहत वो बड़ा फैसला कर ले, तो वो भी मौजूद नहीं है। तो इस वजह से ये बड़ा मुश्किल काम है कि वो इस वक्त कोई रिलीफ पहुंचा सकें। ये तो आप फंसे हुए हैं और फंसे हुए लोग जो हैं वो रिलीफ नहीं दे सकते, सिर्फ तकलीफ ही दे सकते हैं इस वक्त अवाम को। और यही सूरत हाल इस कोई बस लॉलीपॉप देने के लिए कि हम जी कुछ करने लगे, इस तरह का एक इजलास बुला लेंगे। मीटिंग्स पहले भी खेलते रहते हैं, ये उसी तरह की मीटिंग है। लास्टली मैं आपके साथ बयान कर दूं, मैंने एक दो वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया पर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, डिस्कस करना चाह रही थी कि किस तरह से कराची में एक वाकया पेश आया। एक दिहाड़ीदार मजदूर बेचारा अपनी सारे दिन भर की मजदूरी खत्म करके उसको सारा सौदा बेच के घर जा रहा है और रास्ते में उसकी जो मजदूरी है वो लुट जाती है। यानी अब ये हाल हो गया कि लोग मजदूरों से, बेचारे दिहाड़ीदार सब्जी फरोश लोगों से भी पैसे छीनने पर आ गए हैं। उसके गन पॉइंट पे सारी जो उसकी दिन भर की कमाई थी वो ले गए। इसी तरह मैंने वीडियो देखी कि जिसमें छोटे मासूम बच्चे हैं वो फुटपाथ पर सोए हुए हैं, सोए भी क्या, वो बेचारे लटके हुए एक तरह से। तो वो भी बड़ा दिल दहला देने वाला मंजर था कि हमारा मुल्क अब इस नहज पर आ चुका है कि यहाँ पर गरीब आदमी का जीना ही बिल्कुल एक अजाब बन चुका है और वो उसको यानी जानवरों से बदतर आपने उनकी जिंदगी कर दी है। और ऐसे में आपकी जो इस वक्त हुकूमत है, जो ताकतवर लोग हैं, उनकी तरजीहात में कहीं आवाम नहीं है, कहीं कोई फैसले बंद कमरों में इस पर नहीं हो रहे कि आवाम को रिलीफ कैसे दें, बस ये हो रहे हैं कि आवाम को डंडा कैसे मारना है, कि ये भूल नहीं रही इमरान खान को। इस पे जब फोकस रहेगा कि इमरान खान को, PTI को मैनेज कैसे करना है, ताकत में खुद कैसे रहना है, जब ये चीजों पे ध्यान रहेगा तो फिर अवाम इसी तरह बेचारे जलील और रुस्वा होंगे जिस तरह इस वक्त हो रहे हैं। और ऐसे में कामरान टिसोरी टाइप जैसे लोग जो बिल्कुल ही माउथ पीस होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के,
वो आकर एक वीडियो बनाते हैं कि जी अगर आपको मेरा हेयर कट कैसा लग रहा है और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप जी फला फला हेयर ड्रेसर के पास जाएं। यानी वो एक जी मुफ्त की मशहूरी चलाई हुई है उन्होंने। मतलब आप देखें कि लोगों की हालत जार क्या है, आपके सूबे में क्या हो रहा है कि आपके जो लोग हैं वो बेचारे कमाई अपनी लुटा रहे हैं किस तरीके से। अमन अमान की ये सूरत हाल है, भूख अफलास की ये सूरत हाल है, और आप यहाँ पर आकर ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे मुल्क में सब अच्छा है और कोई किसी को काम नहीं, लिहाजा वो अपने बाल संवारने के ऊपर जो है वो तवज्जो दे रहा है गवर्नर आपका, और वो आपको भी मशवरा दे रहा है कि जी फलां हेयर ड्रेसर के पास है। ये इनकी संजीदगी का हाल है। ये लोग मजाक हैं, ये जोकर्स हैं एक तरह से इस सिस्टम के ऊपर, और ये जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये उनके लिए भी एक सवालिया निशान है। बल्कि मेरे ख्याल है उनके लिए सवालिया निशान नहीं, उन्होंने तो इन्हें लाए ही इसीलिए ये बताने के लिए लोगों को कि आपके पास यही किस्म की लीडरशिप है, यही लोग हैं जी, यही शक्लें हैं आपके पास जो इस तरह से गरीब का आके मजाक ही उड़ा सकते हैं। इनके पास ना कोई विजन है, ना इनके पास कोई नीयत है कि किसी की, ना कोई एहसास है। ये सिर्फ यहाँ बैठ के लोगों की दुखों का, तकलीफों का सिर्फ मजाक उड़ा सकते हैं। यही उन्होंने भी इस वीडियो में किया हुआ है, और ये सिर्फ ये जानबूझ के जैसे लगता है कि अहम ओहदों पर इस तरह के लोग तैनात करना, इन ओहदों की 2% की हैसियत करना, ये बेसिकली एक नफरत फैलाने के मुतरादिफ है सियासतदानों से, जो कि ऑलरेडी है भी लोगों के दरमियान, और इसी वजह से इनके करतूतों की वजह से। लेकिन ये पीछे पूरी एक प्लांटेड किस्म की जो है ना, इसके पीछे भी एक साजिश नजर आती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।